हेलो दोस्तों, मैं विवेक आपका अपने चैनल मनीषोमेट्री में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप सब लोगों को पता है, एसएससी जीडी और यूपीएसआई की आपके 10 क्वेश्चनों की सीरीज चलाई जा रही है, जिसमें आपके जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे वो आपको कराए जाते हैं। तो चलिए आज देखते हैं आज के हमारे 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। बिना किसी देरी के हम आज की क्लास शुरू करते हैं इस अपने मोटिवेशनल कोटेशन के साथ। न कभी न थके कभी पैर, न कभी हिम्मत हारी है, हौसला है जिंदगी में कुछ कर दिखाने का, इसीलिए अभी भी सफर जारी है। तो साथियों, जब तक हमारी मंजिल हमें नहीं मिल जाती तब तक मेहनत हमारी लगातार होगी और दुगने उत्साह के साथ होगी, और ये सफर हमारा तब तक चलता रहेगा जब तक कि हम अपनी मंजिल को हासिल नहीं कर लेते हैं। तो चलिए साथियों, इसी के साथ हम आज का अपना पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट के लेखक कौन है? द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट के लेखक कौन है? आपके पास ऑप्शन है सुरेश रैना, प्रियंका चोपड़ा, दलाई लामा, अरविंद अडीगा। इन चारों की महत्वपूर्ण किताबें हैं साथियों, तो वो आपको चारों को पता होनी चाहिए। अगर मैं बात करूं द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट की, तो आप याद रखिएगा कि इस पुस्तक के लेखक दलाई लामा है। अगर मैं बात करूं दलाई लामा के बारे में साथियों, तो दलाई लामा के बारे में आप याद रखिएगा कि ये तिब्बत के रहने वाले हैं। तिब्बत के रहने वाले हैं और इनको 1989 में शांति का नोबेल भी मिल चुका है। शांति का नोबेल भी इनको मिल चुका है। तो ये आप याद रखिएगा कि दलाई लामा तिब्बत के हैं। 1989 में इनको शांति का नोबेल मिल गया। द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट ये इनकी बहुत महत्वपूर्ण ही किताब है। अब अगर बात करूं साथियों मैं इसमें आपसे सुरेश रैना के बारे में, तो इनकी पुस्तक का नाम है बिलीव। बिलीव इनकी पुस्तक का नाम है। ये आप याद रखिएगा सुरेश रैना की, ये एग्जाम में आपसे पूछ सकता है क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है। अगर मैं बात करूं दोस्तों प्रियंका चोपड़ा की, तो प्रियंका चोपड़ा के बारे में आप याद रखिएगा अनफिनिश्ड। अनफिनिश्ड इनकी एक बुक आई है, तो आप याद रखिएगा कि अनफिनिश्ड किताब किसकी है, तो वो है प्रियंका चोपड़ा की। आपके पास ऑप्शन है साथियों अरविंद अडीगा, तो अरविंद अडीगा की इनकी भी एक बहुत ही फेमस किताब है द वाइट टाइगर। द वाइट टाइगर किताब जो है, द वाइट टाइगर बुक जो है, ये अरविंद अडीगा की बहुत महत्वपूर्ण है। 2008 का आप याद रखिएगा मैन बुकर प्राइज भी अरविंद अडीगा को मिला था। द मैन बुकर प्राइज जो है ये अरविंद अडीगा को मिला था 2008 में। और अगर मैं बात करूं साथियों कि इनकी कुछ और महत्वपूर्ण किताब के बारे में, तो आप ये भी याद रखिएगा कि सिलेक्शन डे ये भी इनकी एक बहुत महत्वपूर्ण किताब है। किसकी? अरविंद अडीगा की, सिलेक्शन डे। और एक इनकी बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब आई थी लास्ट मैन इन द टावर। लास्ट मैन इन टावर, सिलेक्शन डे और आपका द वाइट टाइगर, ये तीन महत्वपूर्ण किताब अरविंद अडीगा जी की हैं। अनफिनिश्ड प्रियंका चोपड़ा की है और सुरेश रैना की किताब है बिलीव। और अगर मैं बात करूं दलाई लामा की, तो इनकी आप याद रखिएगा द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट। ये तिब्बत के रहने वाले हैं और 1989 का शांति का नोबेल भी इनको मिला हुआ है। तो ये रहे साथियों आपके पहले क्वेश्चन। चलिए हम बात करते हैं आज के दूसरे क्वेश्चन के बारे में। आज का दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, ओलेरी कल्चर किससे संबंधित है? एक क्वेश्चन आपका यहाँ से जरूर बनता है साथियों, तो इसके बारे में आप जरूर याद रखिएगा। अगर मैं बात करूं ओलेरी कल्चर, तो आप याद रखना दोस्तों ओलेरी कल्चर आपका सब्जी से संबंधित है। सब्जी से संबंधित आपका ओलेरी कल्चर है। आपके ऑप्शन में दिया हुआ है बागवानी। अगर मैं बागवानी के बारे में बात करूं, तो आप बागवानी का याद रखिएगा। हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर आपका किससे संबंधित है? तो आप ये याद रखना साथियों, हॉर्टिकल्चर आपका संबंधित है बागवानी का। अगर मैं फूल की बात करूं, तो आप याद रखना साथियों फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर ये आपका किससे संबंधित है? फूलों से है। और अगर मैं मछली पालन की बात करूं, तो मछली पालन में याद रखना दोस्तों पीसी कल्चर, ये आपका किससे संबंधित है? मछली पालन से। और मैंने आपको बताया ओलेरी कल्चर आपका सब्जी से है। तो सब्जी आपका ओलेरी कल्चर, फूल फ्लोरिकल्चर, बागवानी हॉर्टिकल्चर और मछली आपका पीसी कल्चर होता है। आइए कुछ इंपॉर्टेंट जो आपसे और क्वेश्चन बन सकते हैं इससे संबंधित जो एग्जाम में आपके आते हैं वो हम आपको बता देते हैं। अगर आपका मधुमक्खी से पूछ ले, तो आप याद रखना साथियों एपीकल्चर होता है मधुमक्खी। एपीकल्चर मधुमक्खी से संबंधित है आपका एपीकल्चर। अगर मैं बात करूं साथियों वर्मी कल्चर की,
तो वर्मी कल्चर भी आपके एग्जाम में बहुत पूछता है, तो इसीलिए आप इसके बारे में भी याद रखिएगा। वर्मी कल्चर आपका केचुआ पालन, केचुआ पालन इससे संबंधित है आपका वर्मी कल्चर। और आप याद रखना साथियों, केचुआ को ही किसान का मित्र कहा जाता है, किसान मित्र भी हम किसे कहते हैं, केचुआ को ही। तो आप याद रखिएगा वर्मी कल्चर, केचुआ पालन, एपीकल्चर मधुमक्खी पालन। और अगर आपसे पूछ ले विटीकल्चर के बारे में साथियों, तो विटीकल्चर भी आप याद रखिएगा कि विटीकल्चर का संबंध अंगूर से है, विटीकल्चर का अंगूर से है। और वर्मी कल्चर केचुआ से, एपीकल्चर आपका मधुमक्खी से। यही आप साथियों याद रखिएगा कि रेशम कीट, रेशम का जो है आपका, ये आपका सेरीकल्चर होता है, सेरीकल्चर। ये तो बहुत ही आसान है, आप सबको पता होना चाहिए सेरीकल्चर। और एक आप साथियों और याद रखिएगा जो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि स्टडी ऑफ सॉइल, स्टडी ऑफ सॉइल या फिर सॉइल का जो है अध्ययन करना, मृदा का अध्ययन करना क्या कहलाता है। तो आप याद रखना साथियों, पेडोलॉजी बोलते हैं इसको, पेडोलॉजी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं दोस्तों जो हमने आपको बता दिए, इनको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। बागवानी आपका हॉर्टिकल्चर, फूल फ्लोरिकल्चर, मछली पालन पिसीकल्चर, सब्जी ओलेरीकल्चर, एपीकल्चर में आपका मधुमक्खी पालन है, वर्मी कल्चर में केचुआ पालन है जिसे किसान का मित्र कहते हैं। और बात करूं विटीकल्चर के बारे में, तो ये अंगूर की खेती के लिए, रेशम सेरीकल्चर, और स्टडी ऑफ सॉइल या फिर मृदा का अध्ययन आपका पेडोलॉजी कहलाता है। तो ये रहे साथियों आपकी इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनते हैं, आप इनको अच्छे से तैयार करिएगा, ये देखिएगा आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। चलिए इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा आज का अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, ओलंपिक लॉरेल पुरस्कार किसे दिया गया। साथियों ओलंपिक लॉरेल पुरस्कार, ओलंपिक आपका खत्म हो चुका है, उसमें सारे अवार्ड भी जिनको मिले हैं वो सब आपको पता होने चाहिए, क्योंकि ये अब एग्जाम में आने वाले जो एग्जाम आपके हैं यहाँ से क्वेश्चन आपको ओलंपिक में वो जरूर दे सकता है। तो चलिए बात करते हैं पहले हम ओलंपिक लॉरेल पुरस्कार की। तो आप याद रखिएगा ओलंपिक लॉरेल पुरस्कार मोहम्मद यूनुस खान को दिया गया है, मोहम्मद यूनुस खान। अगर मैं बात करूं इनकी, तो ये कहाँ से संबंधित हैं, बांग्लादेश से, ये बांग्लादेश से संबंधित हैं, ये बात आप याद रखिएगा। और ओलंपिक लॉरेल पुरस्कार भी इन्हीं को दिया गया है। चलिए, और आप एक बात और याद रखिएगा साथियों कि इनको नोबेल प्राइज भी मिला हुआ है, नोबेल प्राइज भी इनको मिला हुआ है, नोबेल प्राइज विनर भी हैं मोहम्मद यूनुस खान। आइए दोस्तों, अब मैं बात करता हूं ओलंपिक के बारे में। अगर तो ओलंपिक याद रखिएगा कि इस बार का ओलंपिक कहां पर हुआ है, टोक्यो में हुआ है। टोक्यो कहां पे है, जापान में, टोक्यो जापान में। और इसका कौन सा क्रम था, तो आप याद रखिएगा कि ये 32वें क्रम का ओलंपिक इस बार का आपका था, जो जापान में कंडक्ट कराया गया है। अगर मैं बात करूं कि ओलंपिक का मुख्यालय कहां है, तो आप ये भी याद रखिएगा कि इसका हेडक्वार्टर कहां है। तो हेडक्वार्टर दोस्तों ल्यूशाने में है, ल्यूशाने। और ये आपका कहां पड़ता है, तो आप याद रखिएगा स्विट्जरलैंड में ये आपका ल्यूशाने पड़ता है। और इसके अगर आपसे अध्यक्ष के बारे में पूछ ले, तो इसके अध्यक्ष आप याद रखिएगा थॉमस बॉग, थॉमस बॉग जो हैं वो इसके अध्यक्ष हैं। तो ये क्वेश्चन आप याद रखिएगा कि ये 32वें क्रम का ओलंपिक था, इसका हेडक्वार्टर ल्यूशाने स्विट्जरलैंड में है और इसके अध्यक्ष कौन थे, थॉमस बॉग थे। अगर मैं बात करूं साथियों आपसे पहला ओलंपिक, तो आप यहाँ नोट कर लीजिएगा, मैं यहाँ आपको लिख दे रहा हूँ। देखिए इसकी स्थापना 1894 होती है, लेकिन जो पहला ओलंपिक कंडक्ट होता है वो 1896 में होता है। ये क्वेश्चन आप जरूर याद रखिएगा कि आपका 1894 में इसकी स्थापना, लेकिन पहला ओलंपिक 1896 में होता है और ये ग्रीस एथेंस में इसको कंडक्ट कराया जाता है। तो ये भी आप याद रखिएगा, एथेंस ग्रीस में इसको कंडक्ट कराया जाता है। 32वां क्रम का ओलंपिक इस बार टोक्यो में हुआ। 31 आपसे पूछ ले तो आप याद रखना साथियों ये रियो में हुआ था। रियो आपका कहाँ पड़ता है, ब्राजील में, ये आप याद रखिएगा। वहाँ पर 31वें क्रम का हुआ था और ये हुआ कब था, तो 2016 में हुआ था। ये 2020 का था बट हुआ 2021 का है। कौन सा, टोक्यो ओलंपिक। अगर आपसे इसमें पूछ ले 33 में, तो आप याद रखना साथियों ये पेरिस में होगा। कहाँ पे होगा, पेरिस में होगा ये 2024 में। और अगर आपसे 2028 का पूछ ले 34, तो आप ये भी याद रखना साथियों ये लॉस एंजल्स में होगा। तो ये कुछ क्वेश्चंस आपके इंपॉर्टेंट यहाँ से बनते थे जो हमने आपको करा दिए हैं। अगर मैं साथियों यहीं आपसे बात करूं कि इस बार का जो ओलंपिक हुआ था इसका शुभंकर कौन था, तो शुभंकर के बारे में भी याद रखना आप
किसका शुभंकर था? मिराई तोबा। मिराई तोबा। आप साथियों याद रखिएगा, टोक्यो ओलंपिक और टोक्यो पैरा ओलंपिक में आप कंफ्यूज मत होना। टोक्यो ओलंपिक का मिराई तोबा था और टोक्यो पैरा ओलंपिक का सोमेटी था। तो ये क्वेश्चन आप क्लियर रखिएगा कि टोक्यो ओलंपिक का मिराई तोबा था शुभंकर। अगर मैं बात करूं इसमें टॉप कंट्रीज कौन थी, तो आप याद रखिएगा फर्स्ट प्लेस पे अमेरिका था, सेकंड प्लेस पे चाइना था। अगर इनके मैं गोल्ड की बात करूं तो ये 39 गोल्ड और चाइना 38 गोल्ड। और अगर जापान कंडक्ट कराया था तो थर्ड प्लेस पे जापान था, तो इसके बारे में जानना जरूरी है। 27 गोल्ड के साथ जापान की रैंक तीसरी थी। और अगर साथियों मैं यहीं आपसे बात करूं कि भारत की रैंक क्या थी, तो आइए मैं आपको भारत की रैंक बता देता हूं क्या थी। एक सेकंड दोस्तों, मैं आपको भारत की रैंक करा देता हूं दूसरे पेज पे, या फिर इसको मैं हटा देता हूं, या आप नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगर मैं बात करूं साथियों भारत की रैंक, तो आप भारत की रैंक याद रखिएगा कि वो 48 थी। भारत की 48वीं रैंक थी। और उसने कितने मेडल जीते थे, तो आप याद रखना दोस्तों कि भारत ने इसमें टोटल 7 मेडल जीते थे। 7 में कौन कौन से उनके मेडल थे, तो आप याद रखिएगा 1 गोल्ड 2 ब्रॉन्ज और 1 गोल्ड और 2 सिल्वर, और उसके बाद आपका 4 ब्रॉन्ज मेडल था। एक आपका स्वर्ण पदक इनका था, 2 आप ये कांस्य पदक आपका था, 4 आपके कांस्य पदक थे और 2 आपके रजत पदक थे। तो ये आप याद रखिएगा, 1 स्वर्ण 2 रजत और 4 कांस्य, 4 2 6 और 1 7 पदक टोटल भारत ने जीते थे। अगर मैं बात करूं साथियों स्वर्ण पदक, तो आपको जो पता होगा कि नीरज चोपड़ा जी ने, इन्होंने जो है भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता था। और इन्होंने कितनी मीटर भाला फेंका था, ये क्वेश्चन आप बहुत ध्यान से याद रखिएगा, 87.56 मीटर। ये हरियाणा के रहने वाले हैं, ये आप याद रखिएगा, 87.56 मीटर इन्होंने भाला फेंका था और जिसमें इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। अगर मैं बात करूं रजत पदक की, तो आप याद रखना दोस्तों मीराबाई चानू और प्लस रवि कुमार दहिया, इन दोनों लोगों ने जो है आपका क्या रजत पदक जीता था। मीराबाई चानू ने वेट लिफ्टिंग में और रवि कुमार दहिया ने रेसलिंग में। अगर मैं कांस्य पदक के बारे में बात करूं साथियों, तो कांस्य पदक आप याद रखिएगा कि पीवी सिंधु को, बजरंग पुनिया को, लवलीना बोरगोहन, ये मुक्केबाजी से संबंधित है, बजरंग पुनिया रेसलिंग से, और पीवी सिंधु ये बैडमिंटन से। और एक पदक आप और याद रखिएगा कि भारतीय हॉकी टीम को मिला था कांस्य पदक, जो उसने 41 साल बाद जो है जीता था। और किस देश को हरा करके जीता था, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि उसने किस देश को हरा करके 41 साल के बाद कांस्य पदक जीता था। तो ये सारे क्वेश्चन कुछ आपके इंपॉर्टेंट बनते हैं दोस्तों, जो हमने आपको टोक्यो ओलंपिक से करा दिए हैं। इनको आप बहुत ध्यान से नोट कर लीजिएगा। अगर मैं साथियों यहीं आपसे बात कर लूं कि ध्वजवाहक के बारे में, कि ध्वजवाहक कौन था हमारा टोक्यो ओलंपिक का, तो आप याद रखिएगा मनप्रीत सिंह। और इनके साथ में भारत की मुक्केबाज, आप बताइए कमेंट बॉक्स में कि भारत की मुक्केबाज जिन्होंने काफ़ी नाम रोशन किया हुआ है, उनके साथ एक लेडी भी थी। और पहली बार ऐसा हुआ है कि एक जींस और एक लेडी जो है भारत की तरफ से ध्वजवाहक रही हैं। और आप समापन समारोह में याद रखिएगा कि वो बजरंग पुनिया। इनके बारे में बताऊं दोस्तों, तो आप याद रखिएगा इनके ऊपर मूवी भी बन चुकी है और इसमें जो है प्रियंका चोपड़ा ने एक्टिंग की थी। तो ये क्वेश्चन आप हमें बताइए कि मनप्रीत सिंह के साथ ध्वजवाहक कौन थे। और आपसे दूसरा क्वेश्चन ये था कि भारतीय हॉकी टीम ने किस देश को हरा करके जो है कांस्य पदक जीता हुआ है। तो ये सारे आपके ऑप्शन बनते हैं, ये ऑप्शन हमने आपको बता दिए हैं। ओलंपिक लॉरेट पुरस्कार आप याद रखना दोस्तों, ये मोहम्मद यूनुस खान को मिला है। चलिए आइए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का अगला क्वेश्चन क्या है? आज का अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किसे मेजर ध्यानचंद पुरस्कार नहीं दिया गया। साथियों ये आप जरूर याद रखना, मैं आपसे हमेशा बोलता हूं कि जब भी कभी क्वेश्चन आप पढ़िएगा तो आप ये जरूर देखिएगा कि वहां पर नहीं ऐसा अगर वर्ड दिया होगा तो फिर आपका क्वेश्चन का सारा चेंज हो जाता है फॉर्मेट। तो अगर आपको नहीं दिया हुआ है तो आप बहुत ध्यान से उस क्वेश्चन को करिएगा।
आपके पास ऑप्शन है शिखर धवन, विनेश फोगाट, रानी रामपॉल और रोहित शर्मा। तो इन चारों लोगों को अवार्ड मिला हुआ है, लेकिन इसमें से आप याद रखिएगा कि शिखर धवन को इनको अर्जुन अवार्ड मिला हुआ है। तो यहाँ आप याद रखिएगा, बाकी विनेश फोगाट को भी मिला हुआ है, रानी रामपॉल को भी मिला हुआ है और रोहित शर्मा को भी मिला हुआ है। अगर मैं बात करूं दोस्तों विनेश फोगाट की, तो आप याद रखिएगा कि ये कुश्ती से संबंधित है, रेसलिंग से, इनका फील्ड क्या है, रेसलिंग है। रानी रामपॉल के बारे में बात करूं दोस्तों, तो ये हॉकी से संबंधित हैं। और रोहित शर्मा आप सबको पता होगा कि ये क्रिकेट से संबंधित हैं। और शिखर धवन को हाल ही में अर्जुन अवार्ड मिला हुआ है, ये क्वेश्चन भी आप याद रखिएगा। आइए साथियों, अब मेजर ध्यानचंद अवार्ड के बारे में हम जान लेते हैं। इसका पहले नाम क्या था, तो पहले आप याद रखिएगा इसका नाम था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार इसका पहले नाम था। ये आप याद रखिएगा कि पहले मेजर ध्यानचंद पुरस्कार को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार बोला जाता था। और अगर साथियों मैं बात करूं आपसे कि इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो आप याद रखिएगा कि इसकी शुरुआत 1991 से 1992 के बीच में हुई थी। और अगर आपसे पूछ ले दोस्तों कि इसका प्रथम विजेता कौन था या इसका पहला विजेता कौन था, तो उसके बारे में आप याद रखिएगा कि वो थे विश्वनाथ आनंद जो है इसके प्रथम विजेता थे। तो ये क्वेश्चन आप याद रखिएगा। और ये किसके प्लेयर हैं, तो ये शतरंज इनका खेल है, शतरंज। और इनकी एक किताब है दोस्तों जो आपसे पूछ सकता है, तो आप याद रखिएगा माइंड मास्टर इनकी किताब है। तो ये कुछ क्वेश्चंस आप यहाँ से याद रखिएगा। अगर मैं बात करूँ साथियों इसमें आपको कि इनामी राशि क्या थी, तो पहले आप याद रखिएगा पहले 7.5 लाख रुपए होती थी और अभी इसको बढ़ा करके 25 लाख कर दिया गया है। 25 लाख इसमें अवार्ड दिया जाता है, 25 लाख रुपए मिलते हैं। और ये खेल का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है, कौन सा, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, जिसका पहले नाम था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। और इस बार ये 5 लोगों को मिला है, विनेश फोगाट, रानी रामपॉल, रोहित शर्मा, 2 लोग और हैं साथियों, आप इनके बारे में आप याद रखिए, मरियप्पन थंगावेलु, आप इनके बारे में याद रखिएगा। ये ऊंची कूद से संबंधित हैं, ऊंची कूद से। और ये पैरा ओलंपिक में इन्होंने जो है अभी मेडल जीत के आए हैं, ये भी आप याद रखिएगा। और अगर मैं बात करूं दोस्तों एक आखिरी, तो आप याद रखिएगा मोनिका बत्रा, ये आपका टेबल टेनिस से रिलेटेड है। तो ये कुछ 5 लोग थे जिनको इस बार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार या फिर मेजर ध्यानचंद पुरस्कार आप बोल सकते हैं जो दिया गया, जिसमें से विनेश फोगाट कुश्ती, रानी रामपॉल हॉकी, रोहित शर्मा क्रिकेट, मोनिका बत्रा टेबल टेनिस, मरियप्पन थंगावेलु ऊंची कूद। और अगर मैं बात करूं इसकी शुरुआत, तो 1991-92 में पहला किसको दिया गया, विश्वनाथ आनंद को, किसमें, शतरंज में। और वो माइंड मास्टर उनकी किताब है। तो यहाँ से कुछ क्वेश्चंस आपके बनते थे दोस्तों, ये मैंने करा दिए हैं, आप इनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। चलिए आइए हम आज के अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है साथियों, शिक्षा निम्नलिखित में से किस सूची का विषय है। जैसा कि मैंने आपको कल की भी क्लास में बताया था कि हमारे संविधान की 7वीं अनुसूची में केंद्र, संघ, राज्य और समवर्ती सूची का वर्णन है, जहां पर इनकी विधायी शक्तियों को अलग किया गया है, जिसमें संघ, राज्य और समवर्ती सूचियां आती हैं, अवशिष्ट सूचियां भी हैं। तो आप याद रखिएगा कि शिक्षा किसका विषय है, तो शिक्षा साथियों पहले ये राज्य का विषय था, लेकिन बाद में इसको 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको समवर्ती सूची में डाल दिया जाता है। तो आप याद रखिएगा कि समवर्ती सूची में शिक्षा जो है समवर्ती सूची का विषय है। आइए अगर मैं बात करूँ इसको किया कब गया था, तो आप याद रखिएगा 42वें संशोधन के द्वारा जो हुआ था आपका 1976 में, इसके द्वारा जो है आपका शिक्षा को राज्य सूची से उठा करके समवर्ती सूची पे दे दिया गया। साथियों आप याद रखना कि संघ सूची का मतलब है कि जिसपे केंद्र सरकार को अधिकार हो कोई भी कानून बनाने का, राज्य सूची का होता है कि इस पे राज्य सरकार को अधिकार होता है, और जिसपे दोनों का अधिकार हो वो आपका समवर्ती सूची होती है। और बात करूं अवशिष्ट सूची के बारे में, तो इस पे ना समवर्ती सूची के अंदर और ना राज्य सूची के अंदर में आते हैं, बट इनका जो है अधिकार केंद्र के अंदर होता है। तो आप ये याद रखिएगा यहाँ से कुछ। आइए अगर मैं बात करूं आपसे यहाँ पे संघ सूची के बारे में, तो संघ सूची में के अंडर में
नियर अबाउट 98 to 100 विषय आपके आते हैं, और जो कुछ इसके महत्वपूर्ण होंगे वो महत्वपूर्ण मैं आपको लिखा देता हूँ यहाँ पर, आप इनको अच्छे से नोट कर लीजिए। यहाँ से आपको हर एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है, तो इसीलिए आप इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से एकदम नोट कर लीजिएगा। तो मैं बता दूँ, बात करूँ आपकी संघ सूची के बारे में, तो विदेशी मामले, रेडियो, टेलीविज़न, डाकघर, बचत बैंक, सेविंग अकाउंट जिसको हम बोलते हैं दोस्तों, शेयर बाजार, बैंकिंग, बीमा, रक्षा, रेलवे, निगम कर, ये कुछ महत्वपूर्ण होते हैं दोस्तों जो आपके किसके अंडर में आएंगे, संघ सूची के अंदर में। कौन कौन से? विदेशी मामले, रेडियो टेलीविजन, डाकघर, बचत बैंक, शेयर बाजार, बैंकिंग, बीमा, रक्षा, रेलवे, निगम कर। एक आप और याद रखना साथियों कि जनगणना भी आपका किसके अंदर आता है? जनगणना भी आपका संघ सूची के अंदर में ही आता है। आइए दोस्तों हम राज्य सूची के बारे में बात कर लेते हैं कि राज्य सूची के अंदर में कौन कौन से विषय आते हैं। तो मैं यहाँ ऊपर लिख दे रहा हूँ, आप इसको ध्यान से नोट कर लीजिएगा। राज्य सूची के अंदर साथियों पुलिस आपका राज्य सूची में आता है, याद रखिएगा आप। लोक व्यवस्था ये भी राज्य सूची के अंदर में आती है। लोक स्वास्थ्य ये भी आपका राज्य सूची के अंदर आएगा। लोक स्वास्थ्य, स्वच्छता, भूमि कर, कृषि, यहां मैं लिख दे रहा हूं साथियों, कारागार, रेलवे की पुलिस जो होती है, रेलवे पुलिस, ये सारी चीजें साथियों आपकी किसके अंडर में आती हैं? राज्य के अंदर में। राज्य सूची के अंडर में पुलिस, लोक व्यवस्था, लोक स्वास्थ्य, स्वच्छता, भूमि कर, कृषि, कारागार, रेलवे पुलिस, ये सारी चीजें आपकी राज्य सूची के अंदर में आती हैं। आइए साथियों मैं बात कर लेता हूं यहीं समवर्ती सूची के बारे में। तो समवर्ती सूची में आप याद रखना दोस्तों कि योजना आयोग जो आपकी पहले प्लानिंग कमीशन बनती थी, योजना आयोग ये ऐसा विषय होता है जिसपे केंद्र और राज्य दोनों को अधिकार होता है कानून बनाने का। शिक्षा, वन, विद्युत, दंड प्रक्रिया, दंड के जो प्रावधान होते हैं, प्लस विवाह वगैरह, ये सारी चीजें साथियों किसके अंदर में आती हैं? आपके समवर्ती सूची के अंदर में। तो मैंने आपको यहाँ से क्लियर करा दिया है। आप याद रखिएगा कि अवशिष्ट सूची में वो सब्जेक्ट आते हैं जिसमें राज्य सूची और समवर्ती सूची का अधिकार नहीं होता है, ना इन पे वो काम कर सकते हैं। तो वो कौन करता है? संघ सूची करता है। जो समवर्ती और राज्य सूची के बीच में नहीं आते वो अवशिष्ट सूचियों के अंडर में आते हैं, और उनको अधिकार किस पे होता है? संघ सूची को होता है, मतलब केंद्र सरकार को होता है उस पर काम करने का। तो मैंने आपको बताया कि संघ सूची के अंदर में विदेशी मामले, रेडियो टेलीविजन, डाकघर, बचत बैंक, शेयर बाजार, बैंकिंग, बीमा, रक्षा, रेलवे, निगम कर और जनगणना। याद रखना साथियों ऐसे काम जो केंद्र करती है, जहां पर केंद्र का अधिकार होता है, वो संघ सूचियों के अंदर में आते हैं। अब विदेशी मामले मोस्टली केंद्र सरकार देखती है, रेडियो टेलीविजन ये केंद्र हैंडल करता है, तो इसीलिए डाकघर वगैरह ये केंद्र से होते हैं, तो इसीलिए मोस्टली ये चीजें केंद्र के अंदर आती है। यहाँ एक क्वेश्चन आप याद रखना साथियों, जनगणना और जनसंख्या नियंत्रण, ये आप याद रखिएगा कि आपका समवर्ती सूची में, जनसंख्या नियंत्रण समवर्ती में और जनगणना आपका संघ सूची में आता है। अगर मैं बात करूं राज्य में, तो पुलिस, लोक व्यवस्था, लोक स्वास्थ्य, स्वच्छता, भूमि कर और कृषि, कारागार, रेलवे पुलिस, ये सारे आपके राज्य सूची में आते हैं। और योजना आयोग, शिक्षा, वन, विद्युत, दंड प्रक्रिया और विवाह, ये सारी चीजें आपकी समवर्ती सूची के अंदर में आती हैं। तो आप इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। शिक्षा आपका किसके अंडर में है? समवर्ती सूची का विषय है। तो चलिए दोस्तों आज के अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि वर्तमान में मुख्य सूचना आयुक्त कौन है?
राजीव कुमार, सुशील चंद्रा, यशवर्धन सिन्हा, सुरेश पटेल। सुरेश एन पटेल आप याद रखिएगा। तो राजीव कुमार के अगर मैं बारे में बात करूं तो आप याद रखिएगा साथियों, ये नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं कौन? राजीव कपूर। क्या है? उपाध्यक्ष हैं राजीव कपूर जी, ये नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। मैं बात करूं सुशील चंद्रा की तो आप याद रखना दोस्तों, मुख्य चुनाव आयुक्त। मुख्य चुनाव आयुक्त ये कौन है? आपके सुशील चंद्रा जी हैं। अगर मैं बात करूं सुरेश पटेल की तो ये CVC केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, ये कौन है? आपके केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, ये आपके कौन है? सुरेश एन पटेल, सतर्कता आयुक्त, ये आपके सुरेश पटेल हैं। और अगर मैं बात करूं मुख्य सूचना आयुक्त की तो ये आप याद रखिएगा कि ये कौन है? आपके यशवर्धन सिन्हा जी जो है ये मुख्य सूचना आयुक्त हैं। राजीव कुमार ये नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। सुशील चंद्रा मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। और केंद्रीय सतर्कता आयुक्त CVC हमारे कौन है? सुरेश एन पटेल। मैंने बताया था कि इसको स्थापित करने के लिए CVC कौन सी समिति बनाई गई थी? संथानम समिति। तो ये क्वेश्चन भी आप दोस्तों याद रखिएगा कि ये कुछ इंपॉर्टेंट लोग हैं। आइए कुछ और इम्पोर्टेंट जो पर्सन हैं जिसके उपाध्यक्ष या महानिदेशक या हेड हैं उनके बारे में मैं आपको बता देता हूं। आप याद रखना साथियों, मैंने आपको बताया था मानवाधिकार। मानवाधिकार इसमें आप याद रखिएगा अरुण कुमार मिश्रा। अरुण कुमार मिश्रा। अगर मैं बात करूं साथियों UPSC के हेड कौन है तो प्रदीप कुमार जोशी। प्रदीप कुमार जोशी। अगर मैं बात करूं दोस्तों SBI के इस टाइम पर हेड कौन है, महानिदेशक कौन है, तो आप याद रखिएगा दिनेश खारा। दिनेश खारा। और अगर एक क्वेश्चन आपसे साथियों बन सकता है कि 15वां इस टाइम का वित्त आयोग कौन सा है? 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष, ये भी याद रखिएगा आप कि वो कौन है? NK सिंह। NK सिंह। NK सिंह से आप याद रखिएगा नंद किशोर सिंह। तो ये आप याद रखिएगा, NK सिंह की जगह नंद किशोर देगा तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। मानवाधिकार अरुण कुमार मिश्रा, UPSC प्रदीप कुमार जोशी, SBI के दिनेश खारा, राजीव कुमार नीति आयोग उपाध्यक्ष, सुशील चंद्रा मुख्य चुनाव आयुक्त, यशवर्धन सिन्हा सूचना आयुक्त और सुरेश एन पटेल केंद्रीय सतर्कता आयुक्त। ये कुछ क्वेश्चन साथियों यहाँ से बनते थे जो हमने आपको कराए हैं। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का अगला क्वेश्चन, आज का अगला क्वेश्चन है साथियों, कौन सा राज्य कागज रहित बजट पास करने वाला पहला राज्य है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और उत्तर प्रदेश वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप याद रखिएगा कि वो राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य है जिसने कागज रहित बजट पास किया हुआ है। तो ये क्वेश्चन उत्तर प्रदेश वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप याद रखिएगा। और उत्तर प्रदेश से कुछ और क्वेश्चन बन सकते हैं साथियों कि ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी ये भी आपकी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के कुशीनगर में खोली गई है। कहाँ पे? कुशीनगर। और ये कहाँ पर है? आपका गोरखपुर में है, गोरखपुर में। तो ये आप याद रखिएगा उत्तर प्रदेश से रिलेटेड। और यहाँ ये आप याद रखिएगा कि पहली महिला राज्यपाल यहाँ की कौन थी, जो आपके इतिहास में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू। और यहाँ के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो GB पंत, गोविंद वल्लभ पंत जो है यहाँ के पहले मुख्यमंत्री थे। और यहाँ की सरोजनी नायडू पहली महिला राज्यपाल थी। और ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी कुशीनगर में खोला गया, कहाँ? गोरखपुर में। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो आप सबको पता होगा, योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ ये जो है यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन आप याद रखना साथियों। अगर मैं बात करूं केरल की तो केरल में आप याद रखना दोस्तों कि यहाँ पर जेंडर पार्क खोला गया है। क्या खोला गया है? पहला जेंडर पार्क कहाँ खोला गया है? वो केरल में खोला गया है आपके। तो ये केरल से आप ये क्वेश्चन याद रखिएगा। अगर मैं बात करूं हरियाणा से तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो है आपका आंदोलन जो है, ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये आपका स्टार्ट किया गया पानीपत के हरियाणा से। पानीपत हरियाणा। और ये स्टार्ट कब किया गया था? तो आप याद रखना साथियों 2015 में। इन क्वेश्चनों को मैं आपको रिपीट इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपके एग्जाम में ये देखिएगा कि ये 100% जरूर आएंगे।
अगर मैं बात करूं कर्नाटक के बारे में साथियों, तो कर्नाटक बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रख लीजिएगा कि कर्नाटक में यहाँ पर आपका दूसरा खेलो इंडिया गेम, जो सेकंड खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम है, वो आपका कहाँ पर होगा, कर्नाटका में होगा। यूनिवर्सिटी गेम, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का जो सेकंड फेज है, वो दूसरा चरण है, वो कहाँ पर होगा, आपका कर्नाटक में होगा। तो ये क्वेश्चन भी आप याद रखिएगा। और अगर आपसे पहला पूछ लेगा साथियों, तो पहला आप याद रखिएगा उड़ीसा के भुवनेश्वर में होता है। पहला खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम उड़ीसा के भुवनेश्वर में, और दूसरा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम वो आपका कर्नाटक में होगा। कर्नाटक के इस टाइम पर मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा करके वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस आपके साथियों बनते थे यहाँ से। और कौन सा राज्य कागज रहित बजट पास करने वाला राज्य बना है, तो वो आपका उत्तर प्रदेश है। अभी मैं बजट से रिलेटेड एक आपका वीडियो बनाऊंगा दोस्तों, जिसमें बजट्स के सारे जितने भी क्वेश्चंस आपके इंपॉर्टेंट बनते हैं वो सारे क्लियर कर दूंगा। बस अभी आप मन लगा करके ये क्लास देखिए। इस क्लास से आपको बहुत ही महत्वपूर्ण डेटा दिया जा रहा है, जो आपके एग्जाम पर्पज से जरूर आप देखेंगे कि आप कोई भी एग्जाम दे के आइए, यहाँ की क्लास से आपको जरूर 2 से 3 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। जो भी एग्जाम हो रहे हैं उनमें आप जाइए और हमारी क्लास को देखिए, वो आपको जरूर क्वेश्चन उसमें से देखने को मिलना, चाहे वो UPSI का हो, चाहे SSC GD का हो, तो आपके यहाँ से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलते हैं। और साथियों एक बात और कहना चाहूँगा कि अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, आप इसको शेयर करिए, क्योंकि आप लोगों के लाइक सब्सक्राइब से ही हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और हम दुगने उत्साह के साथ मेहनत करके आपके लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लाते हैं, ताकि आपका डेटा जो हो सके एग्जाम पर्पज से वो बहुत महत्वपूर्ण हम बना पाएँ और आपके एग्जाम में वो बहुत ही यूजफुल हो पाए। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम आज का अगला क्वेश्चन करते हैं। प्रोजेक्ट एलिफेंट भारत में किस वर्ष चलाया गया था? एक क्वेश्चन साथियों ऐसा एग्जाम में आपके जरूर पूछता है, तो आपका ऑप्शन है 1986, 1973, 1992 और 1966। ये चारों डेट साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अगर मैं बात करूं प्रोजेक्ट एलिफेंट की, तो आप याद रखना आपका ऑप्शन C करेक्ट आंसर होगा। 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट को चलाया गया था। अगर मैं बात करूं दोस्तों 1986 की, तो आप याद रखिएगा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, ये आपका कब आया था? 1986 में आया है। ये क्वेश्चन साथियों आपके एग्जाम में बहुत पूछता है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। अगर कोई एक्ट से क्वेश्चन अधिनियम से आएगा तो 1986 उसके पर्पस से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप इसको जरूर दिमाग में रखिएगा। 1973 के बारे में अगर मैं बात करूं साथियों, तो टाइगर प्रोजेक्ट आपका कब चलाया गया था? 1973 में। टाइगर प्रोजेक्ट आप याद रखिएगा, टाइगर प्रोजेक्ट कब चलाया गया? 1973 में। और जब ये चलाया गया था तो उस टाइम पर 9 बाघ अभयारण्य थे। कितने थे? 9 बाघ अभयारण्य थे, जो बाघों की बचाने के लिए जो हमारे जितने भी पार्क या नेशनल पार्क वगैरह ये सब थे, तो उस टाइम पर 9 थे और आज इनकी संख्या बढ़ के 53 हो गई है। और अगर 53वां आपसे पूछ लिया जाए तो आप याद रखना साथियों, गुरु घासीदास आपका ये जो है कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में है। तो ये आप याद रखना साथियों कि तब 9 थे, अभी कितने हो गए हैं? 53 हो गए। और 53वां कौन सा है? गुरु घासीदास। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इस टाइगर प्रोजेक्ट के तहत पहला नेशनल पार्क कौन सा था, तो आप याद रखना साथियों, जिम कॉर्बेट, जिसका अभी नाम हाल ही में बदल दिया गया है और इसका नाम रख दिया गया है रामगंगा नेशनल पार्क। और मैंने आपको बताया था कि इसलिए इसका नाम इसलिए रखा गया क्योंकि ये नदी रामगंगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बीच से निकलती है, और इसका पहले नाम जो था दोस्तों वो था हैली नेशनल पार्क। तो आप ये भी याद रखिएगा। अगर मैं बात करूं साथियों आपसे 1996 के बारे में, तो आप याद रखिएगा कि हरित क्रांति इसी टाइम पर आई थी, 1996 से 1997 तक। इसके बीच में हरित क्रांति का आया था और इसमें लक्ष्य जो था वो क्या था? कृषि का था। तो ये कुछ क्वेश्चंस आपके बनते साथियों। प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में, 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1973 टाइगर प्रोजेक्ट, 9 थे अभी 53 हो गए। गुरु घासीदास लास्ट है, मतलब 53वां है, जो छत्तीसगढ़ में है। पहला आपका जिम कॉर्बेट था और इसका नाम बदल करके रामगंगा कर दिया गया। और 66-67 में आपका हरित क्रांति आई थी, जिसका उद्देश्य क्या था? कृषि पर जोर देना था। तो चलिए साथियों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। इनको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। हथकरघा दिवस
कब मनाया जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। 14 अगस्त, 7 अगस्त, 12 अगस्त और 6 अगस्त, ये सारी आपकी अगस्त की डेट है। मैं आपसे बोलता हूँ कि मैं आपको अभी पिछली क्लास में मैंने मई का कराया था, उसके पहले अप्रैल का कराया था, जनवरी फरवरी मार्च मैंने पिछले क्लास में कराए हैं। जो भी आपके इंपॉर्टेंट डेज होते हैं वो मैं आपको एक क्लास में रख करके महत्वपूर्ण डेज यहाँ पे करा देता हूँ। तो आपको याद करने की ज़रूरत, रटने की ज़रूरत नहीं है, बट आप क्लास देखते रहिए, ये आपको अपने आप याद हो जाएंगे। जब बार बार आप उनको सुनेंगे, बार बार देखेंगे, तो ये आपको याद हो जाएंगे। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण डेट्स हैं जो आपके एग्जाम में आते ही आते हैं। तो आइए, अगर मैं बात करूं साथियों 14 अगस्त की, तो आप याद रखिएगा विभाजन विभीषिका दिवस, ये मनाया जाता है आपका 14 अगस्त को, विभाजन विभीषिका दिवस। अगर मैं 7 अगस्त के बारे में बात करूं तो आप याद रखिएगा 7 अगस्त को ही मनाया जाता है हथकरघा दिवस। और इसी दिन साथियों भाला फेंक दिवस भी मनाया जाता है, भाला फेंक दिवस। या फिर आप कह सकते हैं कि नीरज चोपड़ा ने 7 अगस्त को ही भाला फेंक करके स्वर्ण पदक जीता था, तो उसके उपलक्ष्य में भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है? 7 अगस्त को। अगर मैं बात करूं साथियों 12 अगस्त के बारे में, तो 12 अगस्त को आप याद रखिएगा कि जो अभी हमने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया टाइगर प्रोजेक्ट के बारे में, तो आप याद रखिएगा वो 12 अगस्त 1990 12 हाथी एलिफेंट प्रोजेक्ट के बारे में, तो आप याद रखिएगा 12 अगस्त 1992 को ही स्टार्ट किया गया था। तो इसीलिए इसको हाथी दिवस के रूप में भी सेलिब्रेट किया जाता है। और हाथी के साथ साथ आप याद रखना दोस्तों कि युवा दिवस भी 12 अगस्त को ही मनाया जाता है। 12 अगस्त हाथी दिवस और युवा दिवस, ये दोनों मनाए जाते हैं। 14 अगस्त विभाजन विभीषिका दिवस, 7 अगस्त भाला फेंक और हथकरघा दिवस। और अगर मैं बात करूं 6 अगस्त को, तो आपको पता है साथियों कि अमेरिका ने जापान पे जो है उसके नागासाकी और हिरोशिमा पर जो है परमाणु बम गिराया था। तो 6 अगस्त को आप याद रखिएगा कि हिरोशिमा डे मनाया जाता है, हिरोशिमा डे कब मनाया जाता है? 6 अगस्त को। और 9 अगस्त को नागासाकी डे। ये दोनों क्वेश्चन भी आप याद रखिएगा साथियों, क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है। नागासाकी डे 9 अगस्त और 6 अगस्त को हिरोशिमा डे। अगस्त में साथियों अगर मैं कुछ और आपसे इंपॉर्टेंट अगर बात कर लूँ, तो एक क्वेश्चन अगस्त से आपका और बनता है कि 29 अगस्त, आप ये याद रखिएगा, ये राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। तो ये कुछ क्वेश्चंस आप हैं जो इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। 14 अगस्त विभाजन विभीषिका, 7 अगस्त हथकरघा भाला दिवस, 12 अगस्त हाथी दिवस युवा दिवस, 6 अगस्त हिरोशिमा डे और 9 अगस्त को नागासाकी डे। तो ये आप याद रखिएगा दोस्तों। चलिए हम आज के अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा आज का अगला क्वेश्चन नंबर 10, ये आपका बहुत महत्वपूर्ण है और ये आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों। पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, मध्य प्रदेश। तो आइए हम बात करते हैं पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान की। तो आप याद रखना दोस्तों कि वह कहाँ पर स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। इसका सही आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। अगर मैं बात करूँ साथियों उत्तराखंड की, तो आप उत्तराखंड में याद रखिएगा राजा जी प्लस नंदा देवी, ये राष्ट्रीय उद्यान कुछ महत्वपूर्ण आपके उत्तराखंड में है। अगर मैं बात करूं जम्मू कश्मीर के बारे में दोस्तों, तो जम्मू कश्मीर में आप याद रखिएगा दाचिंगम नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में। अगर मैं मध्य प्रदेश के बारे में बात करूं दोस्तों, तो कान्हा, इसके बारे में आप याद रखिएगा, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान ये आपका कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। कुछ आइए मैं आपको और बता देता हूँ। नामदफा, इसके बारे में आप याद रखिएगा, नामदफा अरुणाचल प्रदेश में है। और इसी के साथ नामदफा के साथ आप याद रखिएगा साथियों मोलिंग भी यहीं पर है, मोलिंग राष्ट्रीय उद्यान, नामदफा ये आपका वहाँ पर है। काबुल लामजाओ के बारे में आपको डेली बताता हूँ, आप इसको ज़रूर याद रखिएगा क्योंकि ये एकमात्र तैरता है। ये आपका कहाँ पर है? मणिपुर में है। ये एक ही तैरता आपका जो है क्या बोलते हैं नेशनल पार्क है, काबुल लामजाओ नेशनल पार्क। अगर मैं बात करूं साथियों दुधवा, आपको सबको पता होगा दुधवा नेशनल पार्क, ये आपका कहाँ पर है? ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगर मैं आपको बात करूं साथियों जल्दापारा की, तो जल्दापारा के बारे में आप याद रखिएगा कि पश्चिम बंगाल में है। अगर मैं आपसे बात करूं दोस्तों मुकुंदरा हिल, केवला देवी और रणथंभौर, इन सब के बारे में तो आप याद रखिएगा कि ये केवला देवी, रणथंभौर, मुकुंदरा हिल ये तीनों कहाँ हैं? आपके राजस्थान में है। आप याद रखना दोस्तों वाल्मीकि जो है ये आपका पड़ेगा बिहार में। वाल्मीकि नेशनल पार्क कहाँ होगा? आपका बिहार इसका आंसर होगा।
याद रखिएगा। और आपका एक असम पड़ता है, क्योंकि वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा नेशनल पार्क हैं, तो असम में आप याद रखिएगा कि काजीरंगा, काजीरंगा, देहिंग पटकई, देहिंग पटकई, रायमोना, रायमोना और नामेरी। ये आपका, ये चारों साथियों, ये आप याद रखिएगा, ये एरो से यहाँ मत समझिएगा, ये आपके कहाँ हैं, असम के अंदर में है। कहाँ पे, असम में है काजीरंगा, देहिंग पटकई, रायमोना, नामेरी। मध्य प्रदेश में कान्हा, जम्मू एंड कश्मीर में आपका हो जाएगा दाचिंगम, नामदफा और मोलिंग अरुणाचल प्रदेश, काबुल लामजाओ मणिपुर, दुधवा उत्तर प्रदेश, वाल्मीकि बिहार में, मुकुंदरा हिल्स, केवला देवी, रणथंभौर, ये तीनों आपके हो जाएंगे राजस्थान में, जल्दापारा आपका वेस्ट बंगाल में, राजा जी और नंदा देवी आपका उत्तराखंड में, और हिमाचल प्रदेश में आपका हो जाएगा पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान। तो ये रहे साथियों आज के 10 क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ कि ये सारे आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, आपको आज की क्लास में मज़ा आया होगा। आपको हमारी क्लास कैसी लगी है आप वो हमें कमेंट करके बताइएगा, और जितना ज़्यादा हो सके आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैंने बोला है आपसे कि आपके लाइक, सब्सक्राइब और शेयर से ही हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और हम दुगनी उत्साह के साथ आपके लिए क्वेश्चन लाते हैं। तो चलिए इसी के साथ हम आज की क्लास ख़त्म करते हैं। चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। सबको राधे राधे, जय श्री राम, जय हिंद।